2 क्लास मैंने आप लोगों का लिया है अभी तक, जिसमें मैंने एविडेंस के कॉन्सेप्ट की चर्चा की है। अभी भी एविडेंस के कॉन्सेप्ट की ही चर्चा होगी 1-2 क्लास में और उसके बाद तब मैं आगे इस पर बढ़ूँगा। क्योंकि यदि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एविडेंस पर क्लियर हो जाएगा तो किसी भी सेक्शंस को जब आप देखेंगे और किसी भी सेक्शन का जब एप्लीकेशन आप ढूँढने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है उसका क्या फ़ायदा है और कहाँ-कहाँ पर इसको किस रूप में अप्लाई किया जा सकता है। और मैंने आप लोगों को बतलाया था कि एविडेंस की भूमिका हर जगह पर है। मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे अफ़वाहों में आकर मैंने अपने पिताजी को बताया कि वहाँ पर किसी की हत्या हो गई है। तो उन्होंने कहा कि एविडेंस क्या है? क्या सबूत है? ठीक है? तो इसका मतलब है कि हर जगह पर एविडेंस की आवश्यकता है, लेकिन एविडेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। यदि एविडेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप एविडेंस को पूरा पढ़ जाइए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरा 167 सेक्शंस को पढ़ जाइए, कुछ भी क्लियर आपको नहीं होगा। ठीक है? और दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये भी बतलाई है पिछले 2 क्लासेस में कि एविडेंसेस सिर्फ सेक्शंस के आधार पर ही नहीं कोर्ट में कोट किया जा सकता है, साइट किया जा सकता है। वहाँ पर बहुत सारे साइटेशंस को भी सामने लाना होता है। साइटेशंस को भी सामने लाना होता है क्योंकि एक ही केस में पक्ष के पास और विपक्ष के पास सेम तरह के सबूत जहाँ पर हैं, ठीक है? सबूत तो सेम ही रहते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है। तो वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जब हमको सामने लाना है, तब मुझे केस लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना? केस लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मैं सेक्शन 32 में डाइंग डिक्लेरेशन की बात यदि करता हूँ, तो डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है, लेकिन उसी डाइंग डिक्लेरेशन की कमजोरी के आधार पर किसी व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है। ठीक है ना? तब ऐसी स्थिति में हम किस चीज़ का सहारा लेंगे? तब ऐसी स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का सहारा लेंगे। लोअर कोर्ट में यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप हाई कोर्ट के रूलिंग का सहारा ले सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरू में ही यह बात बतलाया कि साइटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं हर अपने कॉन्सेप्ट के साथ-साथ साइटेशन को भी सामने ला रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को यह क्लियर हो जाए। तो मित्रों, मैंने कल आप लोगों को जो बतलाया था, उसमें पंचनामा तक मैंने बतलाया था और इसके पहले मैंने आप लोगों को ट्रैकर डॉग की भी चर्चा की थी, लेकिन उसको आज मैं डिटेल में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ट्रैकर डॉग क्या होता है और स्नीफर डॉग क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा। आप लोग टीवी देखते होंगे तो न्यूज़ में लगातार ही आता है, ड्रिल भी कराते हुए दिखाया जाता है और अभी मैंने आप लोगों को आफ्ताब और सदा वालकर के केस में स्नीफर डॉग की भूमिका की भी चर्चा की थी, पहले ही क्लास में मैंने की थी। तो स्नीफर डॉग और जो ट्रैकर डॉग है, वह उसकी जो फाइंडिंग होती है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। इसमें गेट लक्ष्मी, गेट लक्ष्मी मानगा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, गेट लक्ष्मी मानगा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2001 का केस है, ये AIR में रिपोर्टेड है। सुप्रीम कोर्ट केसेस 2677। इसमें बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि इसके एविडेंस को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्नीफर डॉग के बारे में एक ऑब्जर्वेशन दिया है जो कि बहुत ही सटीक है। इसी केस में उसने ऑब्जर्वेशन दिया है। ये ऑब्जर्वेशन क्या दिया है, उसके पहले मैं थोड़ा सा स्नीफर डॉग के बारे में आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि स्नीफर डॉग जो होता है वो सूंघ कर जगह पर पहुंचने की कोशिश करता है, प्लेस ऑफ जो इंसिडेंट है, अकरेंस है, वहां पहुंचने की कोशिश करता है और जो एविडेंसेस हैं वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन आप कभी-कभी देखेंगे कि मिर्च पाउडर, ठीक है ना, चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर यदि उस जगह पर छिड़क दिया जाए, प्लेस ऑफ अकरेंस हुआ है, ठीक है ना, वहां तक रास्ते में यदि उसको स्प्रेड करा दिया जाए, तब ऐसे डॉग की जो सूंघने की शक्ति है, जो सूंघने के ताकत के आधार पर पहुंचता है, वह उसका खत्म हो जाता है, कमजोर हो जाता है और वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी है, कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी है। और जब वो कमजोरी है, एक बात मैं और भी आप लोगों को थोड़ा आगे तो मैं बता दूं कि यदि आपको कोई केस जीतना है तो क्रिमिनल किस ढंग से सोचता है उस ढंग से आपको सोचना पड़ेगा।
क्रिमिनल लॉयर को उसी ढंग से सोचना पड़ेगा क्रिमिनल जिस ढंग से सोचता है, और तभी आप उसका डिफेंस जो है वह ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने भी आप लोगों को कहा कि कोई भी क्रिमिनल कहीं पर प्लेस ऑफ अकरेंस के रास्ते में यदि रेड चिली पाउडर डाल देता है, तब ऐसी स्थिति में स्निफर डॉग जो है वह वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तो यहाँ पर वो क्रिमिनल ने इस ढंग से सोचा, अब आपको इस ढंग से सोचना है कि उसका काट हमारे पास क्या होगा, उसका कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास क्या होगा, क्यों वो स्निफर डॉग वहां तक नहीं पहुंच पाया, कौन सा कारण रहा होगा। इन सारे चीजों को यदि प्रोजिक्यूशन जो है उसको उसको इस चीज का को सामने लाना है। डिफेंस जो है वो तो बचाने की कोशिश करेगा कि क्योंकि वो तो क्रिमिनल की तरफ से लड़ रहा है, वो कहेगा स्निफर डॉग के पास तो बड़ी था शक्ति है सूंघने की, वो तो पहुंच ही नहीं पाया, मतलब कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस है ही नहीं वहां पर जहां पर बताया गया है। तो इस ढंग से सोचना उसी ढंग से पड़ेगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में जो कहा है उसने इस कमजोरी को समझा है, ठीक है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो लगातार हजारों केस जाते हैं ना, लाखों केस जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। तो उसने कहा इस कमजोरी को पहचाना है और उन्होंने कहा है कि स्नीफर डॉग का जो एविडेंस है स्नीफर डॉग के आधार पर वह बेस्ड किस चीज पर है, स्नीफर डॉग का जो है वह बेस्ड है उसकी सूंघने की शक्ति के आधार पर, लेकिन वह जो दैट टू पावर इज सम फेलिंग कैरेक्टर्स, ठीक है ना, मतलब कि कमजोर कैरेक्टर वहां पर कुछ है। तो कमजोर कैरेक्टर मैंने क्या कहा, यदि उसको कंफ्यूज करा दिया जाए तो ह्यूमन बीइंग की तरह तो नहीं सोच सकता है कि वह नहीं रास्ता को बदल दे, ऐसा तो वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि वह तो जो फ्रेलिंग कैरेक्टर है उसके आधार पर इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसको हम लोग नकार भी नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम उसको नकार भी नहीं सकते हैं। इसीलिए यदि पुलिस, यदि कोई भी एसआईटी या फिर जो स्पेशल पुलिस कोई भी जो है वो स्नीफर डॉग का सहारा ले और उस एविडेंस को सामने लाए, तो उसको हम बहुत मेटिकुलसली उस चीज को हम लोग इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, एसेस करने की कोशिश करेंगे, और तब जाकर हम उस पर कोई अपना निर्णय लेंगे कि इसे एविडेंस के रूप में और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं शामिल किया जाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जब आप वकालत कर रहे हैं तो स्नीफर डॉग का जो एविडेंस है, स्नीफर डॉग से पाया हुआ जो एविडेंस है, उसको आप कभी भी मटेरियल एविडेंस मत बनाइए, वहां पर कहीं भी उसको सब्सटेंशियल एविडेंस के रूप में पुट मत करिएगा, क्योंकि वहां पर जो कमजोरी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसके आधार पर वह नकारा जा सकता है, ठीक है ना, उसको नकारा जा सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है अपने वकालत के क्रम में कि स्नीफर डॉग का जो एविडेंस है उसमें कुछ कमजोरियां हैं, उस इनहेरेंट कमजोरियां हैं, वो ऐसा नहीं है कि अभी कमजोरी आ गई, वो इनहेरेंट कमजोरी है उसकी, ठीक है, जो इनहेरेंट कमजोरी है, इनहेरेंट जो फेलिंग है, उसको हमको ध्यान में रखना है और कहीं से भी उसको हमको मेन एविडेंस के रूप में, सब्सटेंशियल एविडेंस के रूप में उसको हमको नहीं सामने लाना। हम पुट करेंगे, कोर्ट यदि मान लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं माना तो फिर हम और दूसरे एविडेंस के साथ भी तैयार रहेंगे, उस पर हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं करेंगे। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रारंभिक दौर में आईपीसी में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में शामिल नहीं किया गया, लेकिन यह जो इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया गया 2000 में, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, उसको कुछ अमेंडमेंट किया गया बाद में, और अमेंडमेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को इंक्लूड किया गया, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शब्द आया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को इंक्लूड किया गया एविडेंस के रूप में। और कल या परसों फरत ने कहा था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की चर्चा की थी, जिसमें कि उसने कहा था कि सेक्शन 65A और 65B में इसकी चर्चा की गई है, और ये सही है कि 65 और 65A और B में उसकी चर्चा की गई है। मैं उसके वो डिटेल में उस पर पढ़ाऊंगा भी। तो इसको जो है एविडेंस एक्ट में भी शामिल किया गया। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में संशोधन लाया गया और तब उसको शामिल किया गया एविडेंस एक्ट में भी, और एविडेंस एक्ट में बहुत मजबूती के साथ उसको सामने लाया गया। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था, कुछ केस जो मैंने
जो कंटेस्ट किया है और जिसमें मैंने सीसीटीवी फुटेज को मेन एविडेंस बनाया था, तो उसके आधार पर मैंने रिलीफ भी लिया था। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में सबसे पहला तो आता है डेटा। डेटा को हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में देखते हैं। दूसरा आता है रिकॉर्ड और डेटा जनरेशन, जो डेटा के बाद जो रिकॉर्ड बनता है और जो डेटा जनरेट किया जाता है उससे, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में आते हैं। फिर आता है इमेज और साउंड स्टोर्ड, जो भी कोई इमेज है या फिर साउंड जो है वो स्टोर्ड साउंड है, उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में लेते हैं। अब है रिसीव्ड और सेंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और माइक्रोफिल्म। तो यहाँ पर यह सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में आती है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में होता है। अब इन सारी चीजों को हम ये देखें तो अभी आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में भी हाल में करीब 4 दिन पहले एसिड अटैक किया गया एक लड़की पर, और वो सीसीटीवी फुटेज में वो सारी चीजें आ गई, सीसीटीवी फुटेज में आ गई, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसको अप्रीहेंड किया गया। पहले तो उसको ढूंढा गया और अप्रीहेंड किया गया, उसकी पहचान की गई। तो यहाँ पर मेन एविडेंस क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया। तो आज के डेट में मैं सिर्फ यह आप लोगों को कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है किसी भी क्राइम को सॉर्ट आउट करने के लिए। कहीं पर भी निर्णय पर पहुंचने के लिए, कॉन्क्लूसिव निर्णय पर पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है। इस चीज को ध्यान रखिए। और आने वाले समय में, अभी तो है ही, और फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस के रूप में सामने होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्राइम हो रहा है, हम साइबर क्राइम की बात करें तो वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को छेड़छाड़ कर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को छेड़छाड़ कर ही हो रहा है। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाएगा, और इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में, क्योंकि ओरल तो है नहीं, तो इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में मान्यता दी गई है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो सेकेंडरी एविडेंस ही है, इसलिए इसको सेकेंडरी एविडेंस के रूप में मान्यता दी गई है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में मान्यता दी गई है। मैं जब क्रिमिनल प्रोसीजर का क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की चर्चा की थी और एक केस लॉ का भी जिक्र किया था। यहाँ पर भी मैं उस केस लॉ का जिक्र करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। एक विदेशी नागरिक के ऊपर, महिला और पुरुष के ऊपर यह केस पर उन लोगों को सजा भी हुई। यहाँ पर वे बनारस घूमने आए थे, तो वहां पर उन्हें सजा भी हुई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। तो सोचिए कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरी सजा सीसीटीवी फुटेज के एविडेंस के आधार पर हो गई। तो कितना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, और इस एविडेंस को काटा भी नहीं जा सकता है। अनइम्पेकेबल एविडेंस माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कहा जा सकता है कि इसमें छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में भी हो सकता है, लेकिन जब वो उसे एफएल में भेजा जाएगा, स्टेट फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा, तो वहां पर वो सारी चीजें पता चल जाएगी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में छेड़छाड़ आसान है, जैसे कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है उसमें छेड़छाड़ आसान है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में छेड़छाड़ जब भी किया जाएगा तो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एमएमएस बनते हैं, बहुत सारे स्टिल वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं, तो वो सारे के सारे को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में ट्रीट किया जाता है, और उसके आधार, सिर्फ और सिर्फ उसके आधार पर ही सजा भी हो जाती है। अब ईमेल को माना जाता है कि नहीं माना जाता इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस? ईमेल आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। यदि ईमेल का आदान प्रदान आपने किया है कहीं पर और उसमें कुछ तथ्य हैं, कुछ सब्सटेंस मौजूद है, तब उसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में पुट किया जा सकता है, और यह एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है। उसी ढंग से मेमोरी कार्ड को, पेन ड्राइव को, इन सारी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में माना जाता है। एक चीज और भी आप लोगों को बतला दूं कि 2000 सीआरपीसी के सेक्शन 207 में यह कहा गया है कि यदि कोई केस होता है और एक्यूज पर्सन से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स को, ठीक है ना, रिकॉर्ड्स को वो मांगना चाहता है, और जो रिलेटेड केस के रिकॉर्ड है तो उसका मांगना चाहता है, तो ये उसका अधिकार है और कोर्ट को उसे देना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है
वह भी उस प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्यूज पर्सन को, यदि वो उसकी डिमांड करता है तब। इस बात को आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पर जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम बहुत ही केयरफुली पुट करें कोर्ट में, और बहुत ही प्रूडेंटली पुट करें तो किसी भी केस को हम जीत सकते हैं, और उसके बाद किसी और एविडेंस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मैं उस केस लॉ की भी चर्चा करूंगा, या बताऊंगा कैसे हुआ हुआ। मैं अपने केस की चर्चा आप लोगों के सामने कर चुका हूँ कि किस ढंग से उस पर मैंने रिलीफ लिया सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार। अब आता है थोड़ा फैक्ट्स की भी चर्चा कर लूं, क्योंकि फैक्ट्स के बाद फिर अभी कॉन्सेप्ट है एविडेंस पर ही, लेकिन फैक्ट्स के इस कॉन्सेप्ट को यदि हम नहीं जानेंगे तब तक हम उस कॉन्सेप्ट को फिर समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने इसके साथ साथ थोड़ा सा ब्रेक किया है, और ब्रेक कर एविडेंस से ब्रेक कर फैक्ट्स पर मैं आने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को बेहतर समझ आ सके एविडेंस एक्ट के एप्लीकेशन पर, उसके प्रोसीजर को, सारी चीज को आप बेहतर समझ सकिए। लेकिन अब फैक्ट्स की बात जब हम करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी केस की शुरुआत फैक्ट स्टोरी से होती है। कोई भी केस जब कोर्ट में जाता है तो उसकी एक फैक्ट स्टोरी होती है। अब ये फैक्ट स्टोरी जो होती है उसमें फैक्ट्स के इंग्रेडिएंट क्या क्या है। फैक्ट स्टोरी के बारे में मैंने तो आप लोगों को बताया था, फैक्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। अब फैक्ट्स के इंग्रेडिएंट के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। मैंने आप लोगों को क्रिमिनल केसेस का जो क्लासेस है, चूंकि बहुत सारे पुराने स्टूडेंट वो जान रहे होंगे, उसमें मैंने आप लोगों को मेंस रिया और एक्टस रियूस के बारे में भी बताया था। मेंस रिया क्या है? गिल्टी माइंड है। और एक्टस रिया क्या है? जो एक्शन है, जो गिल्टी एक्शन है, यह मैंने आप लोगों को स्पष्ट किया था। मेंस रिया है गिल्टी माइंड, ठीक है ना, और दूसरा एक्टस रियूस है वो जो उस गिल्टी माइंड से जो गिल्टी वर्क किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के दिमाग में यह आता है कि मुझे उस व्यक्ति का मर्डर करना है, और उसके लिए वह कॉन्स्पायर करता है। पहले तो एस्पायर करता है और फिर कॉन्स्पायर करता है। मतलब एस्पायर करने का मतलब कि पहले तो वह अपने दिमाग में इच्छा पालता है, और तब उसके बाद वह कॉन्स्पायर करता है। मतलब कि उसका ताना बाना वह बुनना शुरू करता है कि कैसे जो है उस व्यक्ति को मारा जाए। तो जो उसके दिमाग में यह आया कि उसने एस्पायर किया कि मुझे मारना है, वह गिल्टी माइंड है। और उसने जब उसे कॉन्स्पायर किया, ठीक है ना, कॉन्स्पिरेसी उसके लिए की, वह भी गिल्टी माइंड है। तो यह मेंस रिया है। अब इन दोनों चीजों के बाद वह क्या किया? तैयारी किया, हथियार परचेज किया जाकर, और जाकर उसे मार दिया। जो मारा वह एक्टस रियूस है, ठीक है ना, मारा हुआ एक्टस रियूस है। मेंस रिया और एक्टस रियूस के बीच में एक प्रिपरेशन आता है, ठीक है ना, प्रिपरेशन आता है, वह भी एविडेंस का ही पार्ट है, वह भी एविडेंस का ही पार्ट है। किसी का मर्डर होता है किसी हथियार से या जहर देकर, तो पुलिस वहां तो प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर पहुंचती ही है, और उसके बाद वो निकटतम जगहों पर जाकर जो शॉप है वहां पता करती है कि इस हथियार, यदि हथियार बरामद हो गया तो इस तरह के हथियार को किस दुकान से खरीदा गया। तो प्रिपरेशन का भी इन्वेस्टिगेशन हुआ करती है, ठीक है। तो मेंस रिया और एक्टस रियूस के बीच में प्रिपरेशन है, वह दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है ना। मेंस रिया और एक्टस रियूस के बीच में ब्रिज क्या है? वह प्रिपरेशन है। यदि वह ब्रिज नहीं हो तो मेंस रिया जो है वह एक्टस रियूस पे कन्वर्ट नहीं हो सकता है, और जब मेंस रिया एक्टस रियूस में कन्वर्ट होता है तो वह क्राइम का रूप ले लेता है। तो अब है कि फैक्ट्स के में दो इंग्रेडिएंट क्या क्या है। मैंने मेंस रिया का मतलब की बात की और एक्टस रियूस की बात की। अब थोड़ा सा आप दिमाग अप्लाई करिए, मैं 1 मिनट में बताऊंगा, लेकिन दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए कि क्या हो सकता है। जब फैक्ट्स की बात हम कर रहे हैं और हम फैक्ट्स में आप लोगों को मेंस रिया और एक्टस रियूस की बात की, तो क्या हो सकता है? फैक्ट्स के दो इंग्रेडिएंट क्या हो सकते हैं, फिर मैं बता देता हूँ। जब क्लास के अंत में पूछूंगा कितने लोगों ने सही तरीके से सोचा, तब पता चलेगा कि आप क्रिमिनल केस में किस ढंग से आप सोच पाते हैं। इसमें फैक्ट्स के दो इंग्रेडिएंट हैं, एक एक्सटर्नल फैक्ट है और दूसरा इंटरनल फैक्ट है, ठीक है ना। तो फैक्ट्स के दो इंग्रेडिएंट हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल जो है, जो घटना घटी,
मतलब एक्टस और इंटरनल है स्टेट ऑफ माइंड मेंस रिया। तो फैक्ट्स के दो जो इंग्रेडिएंट हैं, जो दो पार्ट हैं, वह है एक्सटर्नल फैक्ट्स और दूसरा है इंटरनल फैक्ट्स। दो पार्ट इंग्रेडिएंट नहीं, दो पार्ट है। इंटेंशन जो होता है वह हम उसको मेंस रिया में ही लेते हैं मिस्टर साहब कि इंटेंशन मारने का है, तो इंटेंशन कहाँ आया? दिमाग में आया, तो गिल्टी माइंड है। अब एक्सटर्नल फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो अब एक्सटर्नल फैक्ट क्या है? एक्सटर्नल फैक्ट वह है जो कि हम किसी भी अपने जो सेंस से, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, उससे हम उसको समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। कोई घटना जब घटती है तो फिजिकल फॉर्म में घटती है घटना ना, तो उसको हम आंखों से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं। तो यह वह जो है वह एक्सटर्नल फैक्ट्स है। और वही जो एक्सटर्नल फैक्ट्स है, उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन आरंभ होता है। दूसरा है जो मैंने आप लोगों को कहा इंटरनल फैक्ट्स, वह है मेंटल कंडीशन। मेंस रिया जो मैंने कहा था, तो मेंटल कंडीशन जो है, और मेंटल कंडीशन को तो हम देखकर नहीं समझ सकते। आज यदि मुझे किसी की मर्डर करने की इच्छा हो रही है, तो आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं शायद ये जान भी नहीं पाई है। या आप लोगों में से किसी की इच्छा हो रही है तो हम लोग कोई नहीं जान पाए, क्योंकि हमारे दिमाग में चल रहा है। तब हम कैसे जानेंगे उसको? हम उसको इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जानेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी होता है, जिसमें कि इस ढंग से साइकोलॉजिकली लोगों को तोड़ दिया जाता है कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा था क्राइम के पहले, उसकी वह जानकारी दे देते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप फिर एक थोड़ा सा जो कि एविडेंस से रिलेटेड ही मूवी है, उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। दृश्यम आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, कैसे साइकोलॉजिकली तोड़ने की कोशिश भी उसकी मैं बात करूंगा। तो दृश्यम में आप देखे होंगे अजय देवगन का परिवार एक किडनैपिंग और मर्डर केस के मामले में फंस जाता है, और कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन न तो कोई मटेरियल एविडेंस तो मिलता नहीं है, मटेरियल एविडेंस नहीं मिलता है। तब ऐसी स्थिति में पूरे परिवार को उठाकर ले जाया जाता है, पुलिस ले जाती है और उन लोगों से एक एक कर पूछती है। तब वह जब एक एक करके टॉर्चर करती है, जब बच्चे को टॉर्चर किया जाता है, बच्चे को टॉर्चर किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में आप सोचिए माँ बाप का मेंटल कंडीशन क्या है, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होगा। तब ऐसी स्थिति में वो सच को बताएंगे। दूसरा, आप सभी को अलग अलग ले जाया गया और कहा गया कि आपके पति ने गुनाह कबूल कर लिया है, आपके पति ने गुनाह कबूल कर लिया है, और वह उन्होंने यह बातें बताई है। तब पत्नी ये सोचेगी कि भाई पति ने तो बता दिया सारा चीज, तो मैं भी बता देती हूँ। उसी ढंग से बच्चों के सामने इस ढंग से चीजों को पुट किया जाएगा। दैट इज साइकोलॉजिकल प्रेशर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसके द्वारा जो गिल्टी माइंड है, ठीक है ना, जो मेंटल कंडीशन है, उसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, उसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सटर्नल फैक्ट्स जो है उसको हम समझ सकते हैं सेंस्ड बाय द ऑब्जर्वेशन। एक्सटर्नल फैक्ट्स कैन बी सेंस्ड बाय द ऑब्जर्वेशन, लेकिन इंटरनल फैक्ट तो नहीं सेंस किया जा सकता है। और इंटरनल फैक्ट्स कैन बी सेंस्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, डिग आउट बाय द इन्वेस्टिगेशन। सेंस तो नहीं बोलेंगे उसको, डिग आउट बाय द इन्वेस्टिगेशन। उसको खोद के निकाला जाता है, उसको तो हम सेंस नहीं कर सकते। और प्रिपरेशन को तो जो फिजिकल रूप में प्रिपरेशन है, उसको तो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं, उसको हम सेंस नहीं कर सकते हैं। और सेंस बाय ऑब्जर्वेशन वह नहीं हो सकता है, वहां पर भी वह इन्वेस्टिगेशन की बात आती है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट होता है, और इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ को जो है एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है, एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का काम यही है, इन्वेस्टिगेशन का मेन काम यही है, दूसरा कोई काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। अब फैक्ट्स जहां पर होगा, कोई भी कोर्ट में जो केस गया है, वहां पर तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि फैक्ट स्टोरी होगी। बिना फैक्ट स्टोरी का तो कोई केस कोर्ट में जा नहीं सकता है। अब फैक्ट स्टोरी जो होगी, तो फैक्ट स्टोरी क्या होगी? कुछ इशू होगा ना। तो फैक्ट्स इन इशू जो होता है, वो जो डिस्प्यूट है वह होता है। जैसे कि मर्डर किया गया,
या फिर गबन किया गया। मर्डर का रेफरेंस मैं बहुत बार दे चुका हूँ, तो मर्डर की चर्चा नहीं करूँगा। मान लीजिए कि डिफॉल्केशन किया गया, तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने डिफॉल्केशन नहीं किया है, और डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपने डिफॉल्केशन किया है। तो यहाँ पर जो डिस्प्यूट है किस चीज पर है, डिफॉल्केशन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी को हम, जो डिस्प्यूट है उसी को फैक्ट इन इशू कहते हैं। और ये फैक्ट इन इशू को सेटल कौन करेगा? कोर्ट करेगा। फैक्ट इन इशू को सेटल कोर्ट करेगा। कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि जो डिस्प्यूट है, जो फैक्ट इन इशू है, जो डिस्प्यूट का मैटर है, वहां पर वो क्या सही है क्या गलत है, उसको कोर्ट ही सेटल करेगा। ये तो कोर्ट में जैसे ही ये जाता है, तो सबसे पहले कोर्ट इसी चीज को सॉर्ट आउट करता है कि कोर्ट शुड फर्स्ट सॉर्ट आउट द इशूज। जो इशू है उसको सॉर्ट आउट करता है कि हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो फिर कितनी डिग्री का हुआ है उसकी चर्चा मैं तो बाद में करूंगा। अब यहाँ पर हम जब आते हैं, तो क्रिमिनल केसेस जहां पर है, वहां पर जो चार्ज फ्रेम किया जाता है, मैंने आप लोगों को बतलाया था, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब कोई केस होता है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, तब उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। कॉग्निजेबल ऑफेंस में यदि 7 साल तक की सजा है तो गिरफ्तारी भी पुलिस कर सकती है, तीनों इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से ही, और दूसरा फर्दर क्राइम ना करे उसके पर्पज से, या फिर वो भाग न जाए उसके पर्पज से। तो वहां पर वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करती है, या फिर फाइनल फॉर्म सबमिट करती है। या तो चार्जशीट सबमिट करेगी या क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके आधार पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्ज फ्रेम किया जाएगा। तो ये चार्ज जो है, चार्ज जैसे ही फ्रेम हो जाता है तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चार्ज जो फ्रेम किया गया है, वही चार्ज जो है वह क्या है, जो एलिगेशन लगाया है, जो चार्जशीट जो है, वही चार्जशीट जो है वह फैक्ट इन इशू है क्रिमिनल केस में। जो चार्ज लगाया गया किसी व्यक्ति के ऊपर, वही फैक्ट इन इशू है। मैंने, आप याद करिए, मैंने कहा था चार्ज लगाने के पहले पूरे कंटेंट को, अभी मैं कॉन्सेप्ट की ही बात सिर्फ कर रहा हूँ, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट की ही बात कर रहा हूँ। ऐसे नार्को टेस्ट का एविडेंटरी वैल्यू बहुत नहीं है, वो सिर्फ कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में है। नार्को टेस्ट का कोई साइंटिफिक वैल्यू, एविडेंटरी वैल्यू नहीं माना जाता है। ठीक है, मैं सारी चीज की चर्चा मैं करूंगा। नार्को टेस्ट सत्यता को, इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है, इट्स नॉट एविडेंस। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर भी मैं डिटेल में आगे जब पढ़ाऊंगा एविडेंस को डिटेल में, तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें छूट भी सकती हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं 1 महीने में कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जो जरूरत की चीजें हैं वो बता दी जाए। एविडेंस एक पढ़ाने में पूरा 1 साल लग सकता है। ये ढंग से एविडेंस को पढ़ाया जाए तो मुझे कॉन्सेप्ट में ही ये लगता है 3-4 दिन तो कॉन्सेप्ट में ही मेरा चला जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। क्योंकि आप जब एविडेंस एक्ट को पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके सामने होता नहीं है, आप सेक्शंस को पढ़ते हैं, इसीलिए आप बहुत, आपको मन लगता नहीं है। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाएगा तो आप इंक्विजिटिव होइएगा चीजों को जानने के लिए, और साथ ही साथ आप उसमें सेक्शंस को देखना शुरू करिएगा। ठीक है ना, ये सेक्शन में सर ने ऐसा बताया था कि यह कॉन्सेप्ट है, तो उसके अनुसार वो सेक्शंस को देखना आप स्टार्ट करिएगा, तो आप खुद ब खुद चीजों को ढूंढ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो मेरा काम है आपके अंदर वो इनक्विजिटिवनेस, वो क्यूरियोसिटी को पैदा कर देना, आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट को डाल देना, जिससे कि आप कहीं पर उसको फिट करिए, फॉर्मूले की तरह फिट करिए, और उससे आप उसको समझ पाइए बेहतर तरीके से। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना मैक्सिमम आप लोगों को करा सकता हूँ वो तो मैं कराऊंगा ही, जो मैंने सीआरपीसी के साथ भी किया है और सीपीसी के साथ भी किया है। और आगे जब मैं इंडियन पिनल कोड पढ़ाऊंगा तब भी मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश में करूंगा। तो यहाँ पर जो चार्ज फ्रेम किया गया है वही है जो डिस्प्यूट है और फैक्ट इन इशू है। और सिविल केस में यह जो चार्ज फ्रेम किया, फ्रेमिंग ऑफ द इशू है, यह जो है वह वही डिस्प्यूट है मेन, और फैक्ट इन इशू यहाँ पर हुआ है। फैक्ट इन इशू यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ तो यह हुआ आपका फैक्ट्स की बात आई, कैसे इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उसको निकाला जाता है उसकी बात आई। अब मैं पुनः अब आता हूँ एविडेंस पर। लेकिन जब फैक्ट्स से इन इशू की बात आती है और फैक्ट्स की बात आती है, तो अब आएगा कि जो डिग्री और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा। तो इसकी चर्चा मैं आप लोगों से कल के क्लास में करूंगा। डिग्री और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा, कितने डिग्री तक
हम किसी भी चीज़ को जो सबूत को लाते हैं, कितने डिग्री तक वह मान्य है, इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं आप लोगों को करूँगा।